वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। वैदिक काल में तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहे थे। वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। आर्य सभ्यता का प्रसार। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए तो इसको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। यहाँ मानचित्र दिया गया है, समय रेखा, जो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक की मानचित्र है। आगे आर्यों का भारत में विस्तार, ये मानचित्र है, इसे भी समझ लीजिए। आगे सप्त सैंधव, 7 नदी, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ब्रह्मावर्त, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता है। ब्रह्मर्षि, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। आर्यव्रत, 1+2+3, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत से दक्षिणी ओर का क्षेत्र। वेद, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेद की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग है जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर स, रे, ग, म का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। अर्थवेद में तंत्र मंत्र, जादू टोने का वर्णन है। यहाँ पे दर्शाया गया है गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। यही गायत्री मंत्र का अर्थ है। आगे वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है। ऋग वैदिक काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों के जन्म। आर्य कबीले में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। उसे जन रक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते थे। इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ग्राम के प्रमुख
को ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। कुल या गृह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जनपद में परिवर्तित हो गए। राजा। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। मानचित्र में समझ लीजिए। जन 20 ग्राम कुल गृह प्रमुख, राजा 20पति, ग्रामीण कुलप गृहपति। आगे, किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। वे या तो अपनी उम्र, अनुभव शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। मानचित्र सभा के देख लीजिए। सूझबूझ। अपने गांव की समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे समाज में किन लोगों की सलाह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और क्यों? आगे, राजा का शासन। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गाय, घोड़े, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गाय, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दे दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियां की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। धर्म एवं यज्ञ। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इन आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का स्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरे को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद में मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातें को जान सकते हैं। वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहे जाते थे। बाद में वे शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर बस पिता के कार्य के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। आगे, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची आदि महिलाएं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ, दही,
मक्खन घृत का प्रयोग करते थे। अन्न में यह जौ गेहूँ चावल का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी, इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा पाता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी, यह व्यवस्था पारिवारिक जीवन में से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्थाएं वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा, यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अभी यह अपने बदले हुए रूपों से में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। बोलकर देखिए, संस्कृत, फारसी, लातिन, अंग्रेजी। पितरों को बोलेंगे पीदर, पाटर, फादर। मात्र, मादर, माटर, मदर। शिक्षा, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन, प्रारंभ में आर्य पशु पालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति के संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक थे। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में इसे अधन्या कहा गया है। पणियों आसपास किसान द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य उन्हें दस्यु कहा करते थे। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते विद्यार्थी, ये मानचित्र दर्शाया गया। आगे, खेती का महत्व बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगा। आर्य अब गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में बसने लगे। इन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे। शिल्प, आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। धातु को अयस कहते थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तामा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्य को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्योतिष, ज्यामिति, आकृति में परिचित थे। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन, तो यहाँ दिया गया है। ऋग्वैदिक काल, जीवन गतिशील था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। वर्ण व्यवस्था नहीं थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थायी हो गया। राजा का पद वंशानुगत हो गया। वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। आगे, महाकाव्य रचना। रामायण और महाभारत 2 प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इस महाकाव्य के कुरु वंश के कौरव तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक है। और भी जानिए, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। वैदिक काल में से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे थे। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना यज्ञ, वेदांत तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शब्दावली, अधन्या, जिसका वध न किया जाए। द्वाब, 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। वंशानुगत, पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होने वाला अधिकार। और ये अभ्यास है, तो आप इसे बार बार जब पढ़ेंगे तो सीधे आपके दिमाग में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो जब पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे आप, इसलिए पढ़ना जरूरी है। आगे रिक्त स्थान है।
तो जब पढ़ेंगे इसको बार बार तो समझ में आ जाएगा, भर लेंगे स्वयं आपने। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक अगली वीडियो अगले पार्ट में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।